प्रॉफ की क्यों टेंशन है? अभी तो आप लोगों को तो टाइम काफी बड़ा है। ये कि 20-30 दिन और मिल जाए तो आपको ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को तो बेचारे फोर्थ ईयर वाले रोए हैं, उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई है। उम्मीद है कि शायद ना 15-20 दिन डेट शीट आगे हो जाए। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाता, लेकिन जो रिस्पांस आगे से मिला है उसके मुताबिक लग रहा है कि शायद करीब जाके पेपरों के कोई 10-15 दिन मजीद दे दें। फोर्थ ईयर को तो शायद पक्का मिल जाए। आप लोगों का इतना कंफर्म नहीं, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी फरवरी में है। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हो रही है, तो 5 महीने आपके पास हैं। और 5 महीने इनफ है। 5 महीने में तो अगर आपने अभी कोई किताब खोली भी नहीं है तो तब भी आप पढ़ लोगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का आपका आखिरी लेक्चर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, बस कुछ ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है कुछ। इस वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी जो है ना वो डाउन हुई हुई है। अच्छा, ज़रा गौर से सुनिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, इसको आज समझें। जो आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना, वो बचपन की सारी बातें आज मैंने आपकी गलत कर देनी है। क्योंकि ये मेडिसिन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनोइन गैप क्या चीज होती है। देखो, हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक बैलेंस में रहते हैं ताकि चीजें न्यूट्रल रहें। ठीक है। और इसी की बेस के ऊपर हमारी पीएच बनती है कि एसिडिक होगा एनवायरनमेंट, बेसिक होगा या क्या होगा। तो हमारी जो नॉर्मल पीएच है वो हमारी बॉडी में मौजूद जो आयंस हैं उनकी बेस के ऊपर बन रही होती है। उसमें कैटाइंस भी हैं, उसमें एनाइंस भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं। होता क्या है कि एक बैलेंस बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है कैटाइंस का और एनाइंस का। ठीक है। और बॉडी में जो मेजर कैटाइंस हैं, जिनको हम कैटाइंस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस, उसमें आपका सबसे मेजर जो कैटाइन है दैट इज योर सोडियम। ठीक है। और बॉडी में जो मेजर एनाइंस हैं, जो कि आपका सबसे मेजर जो आपके नेगेटिव आयंस हैं, उसमें आपका क्लोराइड और साथ में HCO3 नेगेटिव। ठीक है। ये कुछ एनाइंस हैं और ये कुछ कैटा। मैं मेजर की बात कर रहा हूं। वैसे तो बेतहाशा छोटे आयंस हैं, लेकिन जो जिन्होंने आपकी बॉडी का मेजर हिस्सा कैप्चर किया हुआ है, दीज आर एनाइंस एंड कैटाइंस। और इनका एक बैलेंस है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है तो मसला खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनाइंस ज्यादा हो जाए या कैटाइंस ज्यादा हो जाए तो ये बैलेंस जो है ना ये आपका डिस्टर्ब होता है। अब इस बैलेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाइन गैप क्या होता है। एनाइन गैप क्या है? एनाइन गैप क्या है? ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो मेन कैटाइंस हैं वो तो है सोडियम, और मेन जो एनाइंस हैं वो हमारे पास है क्लोराइड और HCO3। एनाइन गैप क्या होता है? देखो डॉक्टर साहब, एनाइन गैप को समझने के लिए उसकी बहुत ही आपको मैं एक अच्छी दूंगा, और गौर से इसको आपने समझना है। आज में भी आप लोगों के जो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको जरा समझिए जो मैं बना रहा हूँ। ये पूरा लेक्चर ड्रॉ के ऊपर है, ये मैंने इसलिए अपने पास रखा है ताकि कोई भी, मैं इस लेक्चर को जो है ना वो मैं ही दूं, कोई आप लोगों को और इशू ना हो। ठीक है, ये देखिए मैं दो ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ। अभी मैं इसको और थोड़ा सा समझाता हूं, पहले मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने दें। ठीक है, ये मैंने सोडियम लिख दिया, नीचे कैटाइन और नीचे एनाइन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब,
हमारे पास केटाइन जो है, वो सोडियम जो है वो है 145 पॉजिटिव आयंस। एनाइंस में जो मेजर पोर्शन है वो होता है क्लोराइड का, जेन में रखें, वो होता है क्लोराइड का जो मेजर पोर्शन है। और उसके बाद जो थोड़ा जो कम पोर्शन है वो होता है आपके HCO3 नेगेटिव का। ठीक है, HCO3 नेगेटिव का। लेकिन डॉक्टर साहब इन 145 को इक्वल करने के लिए हमारे पास जो मेजर्ड एनाइंस हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास सिर्फ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनमेजर्ड एनाइंस भी बॉडी में मौजूद है। अनमेजर्ड एनाइंस भी बॉडी में मौजूद है, अनमेजर्ड, जिनका हमें नहीं पता कि ये हमारी बॉडी में टोटल कितनी क्वांटिटी में होते हैं। इसमें आपकी प्रोटीन्स, फॉस्फेट्स, कैल्शियम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फॉस्फेट है, प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन है, जितनी भी आपकी बॉडी की प्रोटीन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो सारी चीजें इन अनमेजर्ड गैप में आती हैं। इसको हम कहते हैं अनमेजर्ड गैप। अनमेजर्ड गैप, अनमेजर्ड गैप, ठीक है, अनमेजर्ड। अगर हमारे पास बॉडी में टोटल 145 केटाइंस हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए हमारे पास 100 क्लोराइड्स हैं प्लस हमारे पास 20 HCO3 है नेगेटिव। लेकिन हमारे पास 25 नेगेटिव आयंस ऐसे हैं जो कि अनमेजर्ड है, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले आयन जो है वो 25 में। वो फॉस्फेट भी हो सकते हैं, वो ऑक्सलेट भी हो सकते हैं, वो एल्ब्यूमिन्स भी हो सकती हैं, वो प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, और उन्हें आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। उनको आप कहते हैं अनमेजर्ड एनाइन गैप। इसी को हम कहते हैं एनाइन गैप। दीज आर अनमेजर्ड एनाइंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिन्होंने बैलेंस तो क्रिएट किया हुआ है, पॉजिटिव को नेगेटिव के इक्वल तो किया हुआ है, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। मेजर आप किनको कर सकते हैं? आप सिर्फ सोडियम को कर सकते हैं, आप सिर्फ क्लोराइड को कर सकते हैं, और आप सिर्फ HCO3 को कर सकते हैं। एक्यूरेट एक्यूरेट मेजरमेंट आप सिर्फ इन्हीं की कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन्स मौजूद हैं, टन्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन आप उनको मेजर नहीं कर सकते कि इनकी क्या कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। वो कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी उनका पार्ट है, कभी रोल है, कभी नहीं है, आप उन्हें अनमेजर्ड। तो उसको बड़ा सोल्यूशन को बड़ा इजी करने के लिए हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एनाइन गैप का नाम दे दिया। ठीक है, एनाइन गैप का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गैप है, इस गैप का हमें नहीं पता कि इसमें कितने आयंस मौजूद हैं और कितने नहीं मौजूद हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि नॉर्मली पॉजिटिव आयंस को इक्वल करने के लिए हमारे पास सोडियम को, मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए, हम इसको रेड पे ले जाते हैं। सोडियम को इक्वल करने के लिए अगर 145 सोडियम है, तो हमारे पास 100 क्लोराइड होते हैं, हमारे पास 20 HCO3 है, और हमारे पास 25 अनमेजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हुआ कुछ यूं कि हमारे पास HCO3 15 हो गए 20 की जगह, तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगे। एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये गैप कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब एसिडोसिस की बात हम कब करते हैं? जब हम ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया, तो उसकी दो तीन चीजें होती हैं जो हमारे जेन में आती हैं। पहले आप एनाइन गैप को समझें। ये देखें जरा, ये डायग्राम जो मैंने अभी आपको रिपीट समझाई है, वही डायग्राम यहां पर बनी हुई। देखिए, कहते हैं कि ये देखिए, ये सोडियम है। सोडियम के मुकाबले में आपके पास आपको क्लोराइड का भी पता है, आपको HCO3 का भी पता है, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल एनाइन गैप है, जिसका जो कि अनमेजर्ड नेगेटिव आयंस है, उनका आपको पता नहीं है। और वो नॉर्मली कितने होते हैं, ये उन्होंने उसने वैल्यू देके बताया हुआ। उसने कहा कि 140 के करीब जनाब आपके पास सोडियम है। ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें, 140 के करीब आपके पास वो कहता है सोडियम है। ये इक्वल करते हैं 104 क्लोराइड को, और इसके साथ 24 के करीब HCO3 है, और 12 जो है वो हमारा नॉर्मल एनाइन गैप है।
यानी कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये नॉर्मली हमारी बॉडी में कितने मौजूद होते हैं, 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे अगर ज्यादा हो तो हमारे लिए मसला है, इससे ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा एनाइन गैप है। एनाइन गैप समझ आया क्या है? एनाइन गैप का कॉन्सेप्ट क्लियर है? दीज आर अनमेजर्ड एनाइंस जो कि हमारी बॉडी में मौजूद जरूर है, जिन्होंने इन पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज किया हुआ है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, वो फर्जी वैल्यू थी जो मैंने ऊपर ली है, मेरी वैल्यूज फर्जी होती हैं, मैं ऊपर आपको फर्जी वैल्यू लेके समझा रहा हूं कि अगर इतने हैं तो इतने हैं तो इतने हैं तो इतने हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एनाइन गैप का? एनाइन गैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखें डॉक्टर साहब, ये तो था एनाइन गैप का कॉन्सेप्ट। अब आगे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब आप सबको पता है कि एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपकी कभी जान नहीं छोड़ती, H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव, ये कन्वर्टेबल है H2CO3, और ये कन्वर्टेबल है CO2 प्लस H2O। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन को समझने के लिए ना एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। हमारी बॉडी पूरी की पूरी इस इक्वेशन के ऊपर कैसे मेंटेन्ड है, कैसे हमारी पूरी बॉडी इस इक्वेशन के ऊपर चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी जगह पे हाइपोक्सिया हुआ, किसी जगह पे हाइपोक्सिया हुआ और वहां पे लैक्टिक एसिड एकमुलेट हो गया, लैक्टिक एसिड एकमुलेट हो गया। मेरी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको डॉक्टर साहब समझ आ गया ना, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की पीएचडी कर लोगे। जरा गौर से सुनना है, मैं एक फर्जी वैल्यूज ले रहा हूं। बॉडी में मौजूद है इस वक्त 15 H प्लस, 15 HCO3, 15 बाइकार्बोनेट, 15 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 15 H2O उस जगह के ऊपर। लैक्टिक एसिडोसिस हुआ। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव आयंस में रेज हुआ है। पॉजिटिव आयन जब इंक्रीज होते हैं तो एसिडोसिस होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस जब इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव आयंस जब इंक्रीज होते हैं, हाइड्रोजन आयंस, तो इट मींस दैट एनवायरनमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स एसिडिक। अब मैं इसी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं कि लैक्टिक एसिडोसिस होने की वजह से पॉजिटिव आयंस 15 की जगह कितने हो गए, 15 की जगह कितने हो गए, 15 की जगह हो गए 17। 15 की जगह कितने हो गए, 17। जरा गौर से सुनिएगा, ये जो हाइड्रोजन आयंस थे ये 15 की जगह कितने हो गए, 17 हो गए। अब इन 17 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, मुझे एक बात बताएं, न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? नेगेटिव आयंस से। अगर हमारी बॉडी में एसिडोसिस हो गई है तो हमारी ये न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? इनको अगर हमें पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक बेस चाहिए, हमें एक बेस चाहिए, या हमें नेगेटिव आयंस चाहिए। ये कैसे रेस करेंगे? हमारी बॉडी फौरी तौर पे किडनी को ये मैसेज देगी कि भाईजान बेस की कमी हो गई है, बेस की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, बेस की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, बेस की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, प्रिजर्व करो बाइकार्बोनेट आयंस को, सिक्रीट ना होने दो। जब बाइकार्बोनेट आयंस रीअब्सॉर्ब होना शुरू होंगे, वो भी 15 से कितने हो जाएंगे, 17। वो भी 15 से कितने हो जाएंगे, 17। मेरी बात को समझ रहे हो? 17 को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज तो हो गया, न्यूट्रलाइज का मामला कवर हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि पीएच कितने पे मेंटेन थी, 15 पे या 17 पे? पीएच कितने पे मेंटेन थी, 15 पे या 17 पे?
15 पे मेंटेन थी या 17 पे? 15 पे मेंटेन थी ना। न्यूट्रलाइज तो हो गया, न्यूट्रलाइज तो हो गया, न्यूट्रलाइज वाला मामला तो हो गया, लेकिन पीएच भी तो मेंटेन करनी है ना भाई। पीएच तो हमारी जो मेंटेन थी वो हो रही थी 15 के ऊपर। अब क्या होगा? अब फौरी तौर पे ये जो दो एक्स्ट्रा H2CO3 बने हैं, ये जो दो एक्स्ट्रा H2CO3 बने, ये किस में कन्वर्ट होंगे? ये दो कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस दो वाटर में कन्वर्ट होंगे। वाटर से हमें कोई मसला नहीं है, वाटर से हमें कोई मसला नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू रिमूव हो जाएगी? रेस्पिरेशन के थ्रू। थोड़ा सा सांस थोड़ी देर के लिए हमें आ जाएगा ज्यादा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो रिमूव हो जाएगी। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मैं फिर समझाता हूं। हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जब भी कोई एसिड इंक्रीज होता है तो फौरी तौर पे किडनी को एक मैसेज जाता है कि भाईजान बेस को प्रिजर्व करो। अगर तुम पहले 20 बेस रिमूव कर रही थी तो 15 करो। बेस की जरूरत है बॉडी में। तो जब किडनी उसे रीअब्सॉर्ब करती है, रीअब्सॉर्प्शन करती है, तो बेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और वो बेस किस जो बड़ा हुआ एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। और जो एक्स्ट्रा एसिड बना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर सांस के जरिए बाहर निकल जाता है और हमारी पूरी बॉडी दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम में आ जाती है जिसमें पहले थी। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? डॉक्टर साहब बता दो यार, कोई मजा आता है? कोई समझ आई है नहीं आई? 10-12 लोगों के अलावा बताते नहीं, फिर मेरा ना दिल ही नहीं करता आप लोगों के ऊपर जोर लगाने का, यकीन माने। ठीक है, तो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीका है कि जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो, जब भी कोई एसिड इंक्रीज होता है तो फौरी तौर पे बेस को प्रिजर्व किया जाता है। बेस को प्रिजर्व कैसे किया जाता है? किडनी से। जितना एसिड इंक्रीज हुआ है उतनी ही किडनी उस बेस को प्रिजर्व करती है और वो आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस प्रिजर्व होती है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो जो एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है H2CO3 जो एक्स्ट्रा बन जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ जाती है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? ये तो है नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशंस हो रही होती हैं, कभी लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, कभी हमने कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमारी बॉडी का एक बफर सिस्टम है जो इस असूल के मुताबिक काम करता है और बफर को जो है ना वो मेंटेन करता है। हमारी पूरी बॉडी में पीएच को मेंटेन करता है, ना एसिडोसिस होने देता है ना एल्कलोसिस होने देता है। एक प्रॉपर मेंटेनेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसिडोसिस कब होगी? एसिडोसिस हमारी बॉडी में होती है डॉक्टर साहब दो तरह की। एक को हम कहते हैं हाई एनाइन गैप एसिडोसिस। हाई एनाइन गैप एसिडोसिस। हाई एनाइन गैप का मतलब से ही आपको समझ आ गया कि जो अनमेजर्ड एनाइन गैप है, ये हमारे पास एनाइंस है जिसमें मेजर हमारे पास जो है वो क्लोराइड है, उसके बाद हमारे पास है HCO3 और एंड पे हमारे पास जो है वो हमारे पास अनमेजर्ड है। अनमेजर्ड है, मैंने यूएम लिख रहा हूं जिनका हमें नहीं पता। हाई एनाइन गैप का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर गैप था इतना, फॉर एग्जांपल पहले गैप था इतना 12 था, तो वो गैप ज्यादा होके कितना हो गया है? वो हो गया है कोई 16 के करीब। ये कब होगा? ये कब होगा? मुझे अकल से बताएं, ये कब होगा? जब नेगेटिव आयंस को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा होगा। जब नेगेटिव आयंस प्रिजर्व नहीं हो रहे होंगे, जब नेगेटिव आयंस प्रिजर्व नहीं हो रहे होंगे, या बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव आयंस बन रहे होंगे, या बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव आयंस बन रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दें रेनल फेलियर, और एग्जाम्पल दें किडनी इज नॉट प्रिजर्विंग बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जिसमें आपके पास पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसमें यूरिक एसिड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी केसेस है। हाँ बिल्कुल, और आपके पास डिफरेंट
डिजीजेज है, मैं भी आपको आगे जाके और चीजें एक्सप्लेन करता हूं, परेशान नहीं होना। ये किस में होगा, ये ज्यादातर किस में होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, बाकी आप बुक से देख। क्रॉनिक किडनी डिजीज या पेशेंट जैसे डीके का पेशेंट होते हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज और डीके दोनों में क्या हो रहा होता है कि आपकी, अब क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या हो रहा होता है कि HCO3 की जो प्रिजर्वेशन है, जो HCO3 प्रिजर्व होना है वो नहीं हो रहा, जो बेस प्रिजर्व करनी है वो बेस प्रिजर्व नहीं हो रही। और जब बेस प्रिजर्व नहीं हो रही तो नेगेटिव आयंस कम होते जा रहे हैं और अनमेयर्ड जो नेगेटिव आयंस हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस तो मेंटेन करना है। लेकिन जो बेस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही थी, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रही थी, बाइकार्बोनेट बेस, जो हमारी बॉडी की मेजर बेस है जिसको हम बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर रही थी। और वो प्रिजर्व किसने करनी थी, किडनी ने करनी थी। जब किडनी प्रिजर्व नहीं कर रही, जब किडनी प्रिजर्व नहीं कर रही, किस कंडीशन में प्रिजर्व नहीं करती, क्रॉनिक किडनी डिजीज। जिस पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है, उसके नेफ्रॉन्स के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि अब वो बेस को प्रिजर्व कर पाए, तो वो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करता रहेगा। इसी तरह डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको पता है कि उसमें एसिड्स की क्वांटिटी यकदम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कौन कौन से एसिड्स, कोई मुझे नाम गिनवाना चाहेगा? एसिटो एसिडिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एसीटेट, एसिटो एसीटेट, कीटोन्स बढ़ जाते हैं ना, कीटोन्स बढ़ जाते हैं ना, एसिटो एसिटोटिक, ये डिफरेंट आपको पता है, कीटोन्स बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, इतने ज्यादा कि वो आपकी बेस को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी किडनी की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो उतनी बेस को प्रिजर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल 100 के करीब आपके पास, 100 के करीब पॉजिटिव आयंस बन गए, और उन 100 ने बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन किडनी HCO3 को प्रिजर्व नहीं कर पाई, किडनी सिर्फ 50 को रीअब्सॉर्ब कर पाई है। यानी कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके पॉजिटिव आयंस बनना शुरू हो गए कि किडनी की कैपेसिटी से ऊपर हो गए। यानी कि आपका जो नेगेटिव आयंस है वो इतनी तेजी से यूज हो रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन में, किडनी उतनी तेजी से उनको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही जितनी तेजी से वो यूज हो रहे हैं। तो तब भी क्या होगा कि नेगेटिव आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे, मैयर्ड नेगेटिव आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे और अनमैयर्ड ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं हाई एनाइन गैप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? इसी तरह हाइपोक्लोरीमिक कंडीशंस में, हाइपोक्लोरीमिक कंडीशंस में, हाइपोक्लोरीमिक कंडीशंस किस में होती हैं? जीआईटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, जीआईटी डिसऑर्डर्स में हाइपोक्लोरीमिक कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसमें आप इतना डिटेल में नहीं जाएं। फिलहाल आप इसे डीके और सीकेडी और भी एग्जांपल्स हैं, उनको आप लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो हुआ क्या है डॉक्टर साहबान कि अनमेयर्ड जो गैप है वो ज्यादा हो गया। अनमेयर्ड गैप ज्यादा क्यों हुआ है, 12 से 16 क्यों हुआ है? क्योंकि जो HCO3 था, जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, वो या तो प्रिजर्व नहीं हो रहे, प्रिजर्व नहीं हो रहे, रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, या क्या हो रहा है कि एसिड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस यूज बहुत तेजी से हो रहे हैं लेकिन रीअब्सॉर्ब उतनी तेजी से नहीं हो रहे। ये तमाम कंडीशंस क्या करेंगी? अनमेयर्ड एनाइन गैप को ज्यादा कर देंगी, अनमेयर्ड एनाइन गैप को ज्यादा कर देंगी, और इससे क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस, एसिड ज्यादा हो रहा है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? बाइकार्बोनेट आयंस इतनी क्वांटिटी में मौजूद नहीं है कि वो उसे प्रिजर्व कर पाए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एक सेकंड, ये कॉल आ रही है मुझे जरा इंपॉर्टेंट, मैं वो सुन लूं।
अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे हाई एनाइन गैप की, ठीक है। अब एनाइन गैप में क्या हुआ, मैं फिर एक दफा रिपीट करूं, यहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस में अगर बताऊं क्या हुआ, देखें। हाई एनाइन गैप में या तो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई, पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, जैसे हमने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखा, ठीक है। दूसरे कंडीशंस के अंदर HCO3 HCO3 नेगेटिव प्रिजर्व नहीं हो पा रहा, प्रिजर्व नहीं हो पा रहा। प्रिजर्व का मतलब मैं रीअब्सॉर्ब लिख देता हूं, रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा। कहां से? किडनी से, ठीक है, जैसे CKD में। अच्छा, एक आपको सोने पे सुहागा बताऊं, एक आपको सोने पे सुहागा बताऊं, नहीं इसमें लॉस भी नहीं होता, इसमें रीअब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा, यानी कि जो रीअब्सॉर्प्शन की पावर है वो नहीं हो रही। अच्छा, इसमें एक सोने का सुहागा सुहागा आपको बताऊं कि मसला और क्या बढ़ता है, मसला और क्या बढ़ता है कि आपको पता है कि किडनी हाइड्रोजन आयंस को क्या करती है? सिक्रीट करती है, हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करती है यूरिन में, और क्रॉनिक किडनी डिजीज में यह भी नहीं हो रहा होता। एक तरफ रीअब्सॉर्प्शन भी कम हुई हुई होती है, और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन की सिक्रीशन है वो भी कम हुई हुई होती है। बात तो समझ रहे हो कि या तो दोनों में हाई एनाइन गैप क्यों हुआ है कि एक तो या तो इतना ज्यादा एसिड बन गया कि बाइकार्बोनेट आयंस बहुत तेजी से यूज हो गए, और उतनी किडनी रीअब्सॉर्प्शन ही नहीं कर पाई जितनी उसे करनी चाहिए थी, और आपका जो है ना वो नेगेटिव आयंस कम हो गए और अनमेयर्ड जो है वो आयंस ज्यादा हो गए, पहली बात। दूसरा, बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रही सही तरह से, और जो सिक्रीशन होनी थी हाइड्रोजन की, जो यूरिन में सिक्रीशन होती है, वो भी नहीं हो रही। ये दोनों कंडीशंस क्या कर रही हैं? बाइकार्बोनेट के लेवल को कम कर रही हैं, HCO3 के लेवल को कम कर रही हैं, और हाइड्रोजन के लेवल को क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं। इससे भी क्या हो रही है? एसिडोसिस। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यहां तक बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं हाई एनाइन गैप, कि जिसमें अनमेयर्ड अनमेयर्ड जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा आपका होता है वो होता है नॉर्मल एनाइन गैप। नॉर्मल एनाइन गैप, नॉर्मल एनाइन गैप, इसमें क्या होता है कि इसमें मैं फिर इसकी डायग्राम बनाता हूं, यहां पे कंडीशंस बनाता हूं। ए क्लोराइड थे आपके पास, HCO3 थे, क्लोराइड फॉर एग्जांपल 100 थे, HCO3 थे 30, और अनमेयर्ड थे आपके पास 20। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके पास ये जो 20 है ना, ये कम ज्यादा नहीं होते, ये 20 जो है ना, ये 20 ही रहते हैं। कम ज्यादा क्या होते हैं? कम ज्यादा होते हैं ये दो आयंस, ये दो आयंस। नहीं डॉक्टर साहब, अनमेयर्ड आयंस बेस नहीं है, हमें बेस की जरूरत होती है जब भी हमने एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। प्रोटीन्स आर नॉट देयर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स। प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज जरूर होता है, प्रोटीन तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हमें जब भी किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है तो हमें एक बेस की जरूरत होती है, जैसे बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? इसमें सिर्फ ये कम ज्यादा होते हैं, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ठीक है। इसमें ये जो आपके पास अनमेयर्ड एनाइन गैप है, ये 20 का 20 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होंगे कि क्लोराइड फॉर एग्जांपल 100 से कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे, और बाइकार्बोनेट कितने हो जाएंगे? 30 से कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल एनाइन गैप है, ये जो नॉर्मल एनाइन गैप है, नहीं डॉक्टर साहब आपने फिर पीछे समझा ही नहीं है जो मैंने आपको पीछे समझाया। नॉर्मल नॉर्मल एनाइन गैप है
ये ज्यादातर आपको एक्यूट कंडीशंस में या शॉर्ट टर्म कंडीशंस में देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म कंडीशंस में या एक्यूट कंडीशंस में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, हाइपर क्लोरीमिया हो गया किसी पेशेंट को, हाइपर क्लोरीमिया हो गया, जिसमें क्या होगा कि क्लोराइड आइंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लोराइड आइंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन, मैं एक मिनट किधर गया, एक सेकंड जी। दूसरी कंडीशंस में जैसे डायरिया हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा, गौर से सुनिएगा। देखिए हुआ क्या है, मैं फिर इसकी एक वैल्यूज लेके आपको समझाऊंगा। देखिए होता क्या है कि आपके पास थे H प्लस, प्लस आपके पास था HCO3 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट H2CO3 में, और ये किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में प्लस H2O में। यहां तक बात क्लियर होगी। एक चीज आपको समझने की जरूरत है डॉक्टर साहब, कि यहां पर जो न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, वो सिर्फ एक ही चीज है, जो कि आपकी बेस, जो कि आपकी बेस। क्लोराइड इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा, या इसे अनमेयर्ड एनाइन गैप्स न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे। जो चीज न्यूट्रलाइज कर रही है एसिड को, यानी कि न्यूट्रलाइज का मतलब यह कि मेंटेन कर रही है, वो है H2CO3, H2CO3 बाइकार्बोनेट आयंस, सॉरी H2CO3 कह रहा हूं, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयंस। मेरी बात क्लियर है। हाई एनाइन गैप में क्या हुआ था, हाई एनाइन गैप में जो अनमेयर्ड आयंस थे वो कम ज्यादा हो रहे थे, वो ज्यादा हो रहे थे। वो 20 से कितने हो गए, 30 हो गए, 30 से 35 हो गए। उसमें आपके HCO3 और क्लोराइड कम हो रहे थे। इसमें नॉर्मल एनाइन गैप में अनमेयर्ड आयंस बराबर रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसमें कम ज्यादा क्या होगा, इसमें क्लोराइड और बाइकार्बोनेट कम ज्यादा होंगे। मेरी बात क्लियर हुई है। हाई एनाइन गैप में किस चीज में वेरिएशन आ रही थी, अनमेयर्ड में। नॉर्मल एनाइन गैप में किस चीज में वेरिएशन आ रही है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास बहुत ज्यादा एक पेशेंट आया है सवेर डायरिया के साथ, सवेर डायरिया के साथ, ठीक है, सवेर डायरिया के साथ। और जब सवेर डायरिया के साथ वो पेशेंट आया है, तो डायरिया में कौन से आयंस खत्म, लॉस हो रहे हैं, HCO3, HCO3 नेगेटिव। क्यों HCO3 नेगेटिव क्यों ज्यादा लॉस हो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन का सारा इंवायरमेंट कैसा है, बेसिक। आपकी इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका सारा इंवायरमेंट कैसा है, बेसिक। मेरी बात क्लियर हो रही है। उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके स्वेयर डायरिया में जो HCO3 आयंस हैं वो लॉस हो रहे हैं। उनको कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयंस ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि HCO3 30 से कितने हो गए, 30 से कितने हो गए, 20, और क्लोराइड 100 से कितने हो गए, 110। कंपनसेट किया इन्होंने 10 को, इन्होंने न्यूट्रलाइज तो कर दिया, लेकिन क्या ये एसिडिटी को कम कर पाए, क्लोराइड बेस को, बेस का काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक मेथड है कि आप एक चीज को अपने जेहन में बिठा लें कि जब भी जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज सिर्फ करना है बाइकार्बोनेट आयंस ने। अगर बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गए हैं तो इन H प्लस को कोई और चीज न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। अब सवेर डायरिया के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अमाउंट में HCO3 क्या होगा, लॉस होगा। जब HCO3 लॉस होगा, कि मतलब मैं इसी इसी जो मैंने ऊपर लिखी है इक्वेशन, मैं उसको थोड़ी सी अब फर्जी वैल्यूज लेके आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं कि H प्लस था, HCO3 नेगेटिव था, ये कन्वर्ट हुआ H2CO3 में,
और ये कन्वर्ट हुआ CO2 में, और ये कन्वर्ट हुआ H2 में। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हाइड्रोजन आइंस थे 30, बाई कार्बन रहा था 30, CO2 भी 30 और H2O भी 30। यहां तक बात क्लियर है? अब पेशेंट आया आपके पास हैवी डायरिया के साथ, बहुत ज्यादा डायरिया के साथ, शदीद किस्म का, उसे 1-2 दिन से डायरिया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है। अब डायरिया में क्या हुआ है कि उसके ये जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, ये 30 से ड्रॉप होके कितने हो गए? 15। 30 से ड्रॉप होके कितने हो गए? 15। तो कितने H+ आयंस ज्यादा हो गए जिनको, जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे? 15 H+ आयंस के लिए हमारे पास बेस मौजूद नहीं है। क्या क्लोराइड इनको कर सकता है न्यूट्रलाइज? क्लोराइड अगर बढ़ गया तो क्या इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या अदर प्रोटीन्स इसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं? क्या अदर प्रोटीन्स इसे न्यूट्रलाइज कर सकती हैं? नहीं कर सकती। ना ही क्लोराइड काम आएगा, ना ही अनमेयर्ड एनाइन गैप जो है वो काम आएगा। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था बाइकार्बोनेट। जब बाइकार्बोनेट कम हो गया और बड़ा डायरिया के अंदर सवेयर लॉस हुआ है बाइकार्बोनेट आयंस का, तो ये जो 15 आपके पास बच गए हैं, नहीं डॉक्टर साहब किडनी इतनी जल्दी प्रिजर्व नहीं ना करती। आपके पास अब सवेयर डायरिया लॉस हो रहा है कि वो आपके पेशेंट आपके पास 10 जो है ना दफा स्टूल कर रहा है दिन में पास, और बहुत हैवी किस्म का कर रहा है, आप उतना पानी ही नहीं पी रहे, आप उतना खा ही नहीं रहे, तो किडनी कहां से प्रिजर्व करेगी? किडनी कितना प्रिजर्व कर लेगी? किडनी इतना कर लेगी कि ये जो 30 से 15 हुआ है, ये जो 30 से 15 हुआ है उसे 15 से 20 कर देगी, लेकिन 10 तो फिर ही रहेंगे। मैंने आपको बताया कि ये एक्यूट कंडीशंस में होता है, ये बहुत शॉर्ट टर्म जो कंडीशंस होती हैं उनमें ये होता है, नॉर्मल एलाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेरी बात क्लियर हुई है? बात क्लियर हुई है कि इसमें हाइड्रोजन आयंस आपके ज्यादा हुए, वो जो 10 हाइड्रोजन आयंस है उनके लिए आपके पास बेस मौजूद नहीं है। वो बेस आप कहां से देंगे? वो बेस आप आईवी इन्फ्यूजन से देंगे। आईवी इन्फ्यूजन, फौरी तौर पे पेशेंट को लिटा के उसे आईवी इन्फ्यूज करेंगे, और वो आईवी इन्फ्यूजन क्या होगी? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। मेरी बात को मेरी बात को क्लियर हो रहा है? क्लियर हुई बात? मैं फिर अब इसे समराइज करने लगा हूं पूरे को। हाई एनाइन गैप में क्या हुआ, जरा फिर सुन लें जो कंफ्यूज हो गए। हाई एनाइन गैप में क्या हुआ कि उसमें जो वेरिएशन आई, वो वेरिएशन थी अनमेयर्ड आयंस में। उसमें मसला ये हुआ कि या तो एसिड इतना ज्यादा बन गया क्रॉनिक कंडीशंस में। हाई एनाइन गैप का जो मसला होता है ना, वो होता है लंबी जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उनमें, जैसे डायबिटीज हो गई, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि ना तो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही होती है प्रॉपरली, ना बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो जाता है। इसी तरह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इतना सवेयर किस्म का जो है ना, आपको पता है कि उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो अटैक होता है वो एक्यूट होता है और इमरजेंसी में बंदा प्रेजेंट करता है, और उसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एसिड बन जाता है कि बेस बेस तो मौजूद है, बेस उसे न्यूट्रलाइज कर रही है, लेकिन पीछे रिजर्व में या रीअब्जॉर्प्शन में इतनी बेस उसको मिल नहीं रही जितना वो न्यूट्रलाइज में यूज हो रही है। तो उसमें क्या हुआ? हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो नॉर्मल एनाइन गैप है उसमें वेरिएशन कहां पे आती है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसे सवेयर डायरिया हो गया, या हाइपरक्लोरीमिक जो है ना वो कंडीशंस हो गई कि जिसमें आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बाइकार्बोनेट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास इतनी अमाउंट में बेस मौजूद नहीं होती कि वो हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर सके, जिसकी वजह से आपको एसिडोसिस होती है। क्लियर? अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो तो जब आप पढ़ेंगे, और अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आ रहा हो तो आप ग्रुप में डिस्कस करें। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नहीं लो नाइन गैप नहीं होता डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक असाइनमेंट में आप सबके जिम्मे लगा रहा हूं। आपने रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस सुनी होगी, एक्यूट कंडीशन है ये भी।
रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक्यूट कंडीशन है। इसमें आप लोगों ने 1-to-1 चैनल्स, इनमें देखना है कि कैसे एसिडोसिस होती है। नहीं, क्लोराइड चेंज होता है ना, क्लोराइड उसे कंपनसेट करने के लिए ज्यादा हो जाते हैं। नेगेटिव आयन का बैलेंस मेंटेन, देखो डॉक्टर साहब, मैं आपको डॉक्टर मारिया, मैं आपको उस वक्त की यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगेटिव आयंस बराबर होने से हमारा मसला हल नहीं होगा एसिडोसिस का। हमारा जो पॉजिटिव आयंस का मसला है वो हल तभी होना है जब उतनी अमाउंट में हमारे पास बाइकार्बोनेट भी मौजूद हो। क्लोराइड हमारे पास बेशक ज्यादा हो जाए, अनमेयर्ड आयंस बेशक ज्यादा हो जाए, लेकिन वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। हमारा जो मसला है वो है बाइकार्बो बेस के साथ, बाइकार्बोनेट आयन के साथ। जब तक बाइकार्बोनेट आयन हमें नहीं मिलेंगे, चाहे जितने मर्जी क्लोराइड बढ़ जाए, वो एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बल्कि बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपको पता है कि अगर H+ आयंस के साथ क्लोराइड आयंस मिल जाए तो क्या बनता है? HCl। वो तो और एसिडिक हो जाता है एनवायरमेंट। क्लोराइड आयंस के बढ़ने से बल्कि एनवायरमेंट बजाय इसके कि न्यूट्रलाइज हो और एसिडिक हो जाता है। तो ये आपको, ये चीज मैं आपको यही चीज उस वक्त की समझा रहा हूं कि अगर आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको उसके मुकाबले में बेस लानी पड़ेगी, और वो बेस है बाइकार्बोनेट आयन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा एक चीज और। आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि उसने रेस्पिरेशन को कैसे मेंटेन करना है? बड़ा आसान है। देखो, आपकी ब्लड में मौजूद है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स ये चीज असेस करते हैं कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ब्लड में कितनी इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन आयंस की कितनी इंक्रीज हो रही है, HCO3 की कितनी इंक्रीज हो रही है। और आपके, ना सिर्फ आपकी ब्लड वेसल्स में, आपके ब्रेन में भी कीमो रिसेप्टर्स मौजूद है। हर जगह पर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद है जो आपकी रेस्पिरेशन रेट को एसिडोसिस के मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो एसिडोसिस के अंदर ज्यादातर जो ब्रेथ होती है, वो मुझे एक बात बताएं कि वो कैसी होगी? ब्रीदिंग तेज होगी या डीप ब्रीथ होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत इसमें होती है या कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिमूव करने की जरूरत होती है? इसमें जितनी ज्यादा अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जब एसिडोसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है। इसको हम हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन कहते हैं, जिसमें जब भी एसिडोसिस ज्यादा होती है तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में चला जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इन हो। मेरी बात क्लियर हुई? इसी तरह अल्कलोसिस में अगर आप चले जाएं तो अल्कलोसिस में हाइपो वेंटिलेशन होती है, और इनका जो लैब डायग्नोसिस है वो एक ही है, वो है एबीजीज, आर्टेरियल ब्लड गैसेस और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दो टेस्ट हम कराते हैं बस। इसके अलावा कोई सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई चीज नहीं। साथ में अंडरलाइंग कॉज हमने देखनी होती है कि किसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, अंडरलाइंग कॉज क्या है। ठीक है जी। इसको भी आपने स्टेप अप से करना है, स्टेप अप के अलावा आपने कहीं और से नहीं करना। बिल्कुल एनाइन गैप भी आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है, एनाइन गैप भी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। एबीजीज और सीरम इलेक्ट्रोलाइट इसके डेफिनेटिव है, जिससे आपको एबीजीज से तो आपको फौरन पता चल जाता है कि इस वक्त कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन क्या है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट से आपको बाकी और चीजें क्लियर हो जाती हैं सारी। इसको भी आपने स्टेप अप से करना है। रेनल में आपको बार बार बता रहा हूं कि आपने स्टेप अप से करनी है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था। अब आपका रेनल का टेस्ट होना है, इसके फौरन बाद मैं आपको रेस्पो स्टार्ट करवा रहा हूं। रेस्पो।
रेस्पो हो गई है यार, हाँ सच, सॉरी, रेस्पो तो मैंने करवा दी हुई है भले। इसके फौरन बाद मैंने आपको एक तरतीब बताई थी, रेनल के बाद कौन सा मैंने करवाना था, सीवीएस आपको कराऊंगा अभी, सीवीएस पे ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, सीवीएस भी करा दूंगा, सीवीएस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसके बाद हम इस तरह करते हैं, सीएनएस शुरू कर लेते हैं, सीएनएस शुरू कर देते हैं। नम्स वाले बच्चे बता देना उनको प्रायोरिटी में क्या चाहिए। डॉक्टर साहब सीवीएस एक दो दिन में नहीं होता, सीवीएस के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, तो मैं पहले इसलिए आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं ताकि फिर सीवीएस सुकून से कराऊं। सीवीएस अगर तो मुझसे मजे से पढ़ना है तो फिर जरा सब्र कर जाए, और अगर जल्दी जल्दी पढ़ना है तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो सीएनएस फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखें एक चीज ना, आपको मैं बताऊं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत सारी हम लोग इन सिस्टम्स में कवर कर लेंगे। जैसे हमने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पढ़ी है, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसी तरह हम लोग इसके साथ साथ जो जो इन्फेक्शियस है वो मैं सिस्टम के साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा आपको। और जो उसके बाद बच जाएंगी इंपॉर्टेंट, जिस तरह यूटीआई है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जिस तरह जो रह जाएंगी वो फिर मैं आपको करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन जो सिस्टम के साथ साथ हम करते जा रहे हैं वो आप लोगों ने साथ साथ देखते जाने हैं। ठीक है। चलें जी, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। इसको आपने स्टेप अप से पढ़ना है और स्टेप अप से पढ़े।